जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। तो सभी लोग क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और सभी साथी जल्दी से क्लास में आ जाएं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, केवीसी या फिर यूजीसी नेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की क्लास है और इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो जीआईसी में लेक्चरर में पूछे जा चुके हैं या जीडीसी में पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आपका ये आज का जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दें। सब लोग जुड़ जाएं भैया जल्दी से। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो नया और लेटेस्ट अपडेट रहेगा, जो भी नई क्लास का इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको समय के अनुसार मिलता रहेगा। क्लास पसंद आती है आपको तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आती है तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको क्लास क्यों पसंद नहीं आई। देखिए, आप अगर बताएंगे तो हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी क्लास यूट्यूब पर होगी उन सभी क्लासों की पीडीएफ फाइल आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अन्य 2 क्लासें अगर हम आपने नहीं देखी है, इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहले वाली क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, जितने साथी जुड़े वो क्लास को शेयर करते रहिए। जितनी ज़्यादा संख्या आपकी क्लास में होगी पढ़ाने में और पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग अपने आंसर बताएंगे तो किसका आंसर सही जाता है ये भी देखने को मिलेगा। तो सभी लोग जुड़ते जाइए जल्दी से और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो साथियों, पहला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन है। भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन है। ऑप्शन ए है मन्ना नारायण, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो बताना है आपको कि भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। भारत में सर्वोदय योजना के जो मुख्य प्रस्तावक थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। बात करें इस योजना की तो साथियों 1950 में सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था और इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ इसमें छोटे छोटे उद्योगों पर जोर दिया गया। यह योजना जो थी वो मुख्य रूप से एस.एन. अग्रवाल द्वारा और प्रदान की गई थी। इसके साथ ही गांधीवादी योजना और एक अन्य गांधीवादी नेता विनोबे भावे द्वारा प्रस्तुत सर्वोदय के विचार से यह योजना जो थी वो प्रेरित थी। इसके अलावा बात करें, सर्वोदय योजना ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि और ग्रामो उद्योग, विशेषकर लघु स्तरीय जैसे कपड़ा और कुटीर उद्योग जो थे, इनके महत्व को आगे रखा और इस पे विशेष प्रकार से जोर दिया। तो
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके मुख्य प्रस्तावक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। और यह किस विचारधारा पे थी, तो गांधीवादी विचारधारा पे आधारित थी। 1950 में इसे जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। इसमें कृषि के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पे आधारित था? आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये किस पे आधारित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि महालनोबिस मॉडल, और ऑप्शन बी कहता है गांधी मॉडल, ऑप्शन सी कहता है उदार मॉडल, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महालनोबिस मॉडल। इस योजना को महालनोबिस मॉडल योजना भी कहते हैं। और द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है इसका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। और इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे वोटी कृष्णमाचारी थे। वोटी कृष्णमाचारी इसके उपाध्यक्ष थे। और इस पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। इन मूल महत्व के उद्योगों पर अर्थात जैसे लोहे, इस्पात, अलोहा धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों, इन सभी को बढ़ावा देने का इस योजना के अंतर्गत दृढ़ निश्चय किया गया। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है JL नेहरू, ऑप्शन बी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी है RK रॉय, ऑप्शन डी है S गणेशन। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये हरित क्रांति की शुरुआत की थी इन्होंने 1966 और 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इसकी जो शुरुआत करने का यानी इसको जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो आपके प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी, तो एक नाम याद रखिएगा आप, MS स्वामीनाथन। इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? तो MS नाम याद रखिएगा आप, MS स्वामीनाथन। इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, इनका जो जनक है भारत में इनको माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न आपसे पूछ रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि योजना आयोग का वर्तमान में क्या नाम है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं, ये दो क्वेश्चन आपका बनता है। तो साथियों, भारत का योजना आयोग जो है ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना बनाना। तो भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे, उसके बाद में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो उस समय इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं योजना आयोग को भंग करके इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखूंगा। यानी इसका नाम बदल के क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया।
तो आप लोग अब याद रखिएगा, योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो स्वयं प्रधानमंत्री इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आ गई बात समझ में? तो ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कर यानी टैक्स पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है? इनमें से कौन सा कर टैक्स जो है वो पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है? कृषि कर, मनोरंजन कर, स्थानीय मेलों पर कर या भूमि कर यानी लगान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मेलों पर कर। आप जानते होंगे कि आपके जो ग्राम सभा होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, आपके गांव होती है, वहाँ पे जो स्थानीय मेला लगता है, तो वो जो स्थानीय मेला लगता है उसमें जो टैक्स दिया जाता है, उसका जो कर होता है वो आपके पंचायत द्वारा वसूला जाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कर यानी कौन सा टैक्स ऐसा है जो पंचायत द्वारा वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, वो आपके पंचायत द्वारा वसूला जाता है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, सेबी एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी कहता है आतंकवादी निकाय है, ऑप्शन सी कहता है सलाहकारी निकाय है, और ऑप्शन डी कहता है गैर संवैधानिक निकाय है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सेबी एक क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पे सेबी की बात हुई है, तो आइए सेबी के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी का अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो हिंदी में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड आपका सेबी कहलाता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 12 अप्रैल, ध्यान रखिएगा ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, 12 अप्रैल 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और सेबी अधिनियम 1922 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना होती है। लेकिन सेबी अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1922 में। इस सेबी अधिनियम के तहत इसको वैधानिक मान्यता जो है वो 30 जनवरी 1992 को मिला था। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक मान्यता मिली। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ होता है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय त्यागी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप एक कॉपी ले लीजिए और उसके साइड में आप नोट्स लिखते जाइए। ठीक है, तो अजय त्यागी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, मुख्यालय इसका मुंबई में है। वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को मिली और सेबी अधिनियम 1922 को आया और 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई और इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इतना सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जन्म दर में आकस्मिक गिरावट उत्पन्न करेगी। जन्म दर है ना, जन्म दर जो होता है उसमें आकस्मिक गिरावट क्या करेगी? तो ऑप्शन ए कहता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि, निवेश में वृद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जन्म दर में आकस्मिक गिरावट करने के लिए क्या उत्पन्न करेगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जन्म दर में आकस्मिक गिरावट करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना होगा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वह सर्वोच्च निकाय जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। ऑप्शन ए है संसद है, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद है, या ऑप्शन सी योजना आयोग है, या ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो प्रश्न क्या है कि वह सर्वोच्च निकाय जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। क्या होगा सही जवाब बताइए।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय यानी नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। ये आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये सर्वोच्च निकाय है और ये भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनको स्वीकृति यही प्रदान करती है। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, देखिए यहाँ पे आप जो भी दिनांक या जो भी डेट मैं बताता हूँ, जो भी सन बताता हूँ, आपको याद रखना है। तो भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट कमेटी एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो देश की पंचवर्षीय योजनाओं होती है, उनका अनुमोदन करती है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये जो पंचवर्षीय योजना होती है इसको अनुमोदन यानी इसकी स्वीकृति प्रदान करती है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जिसमें सख्त शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है, मजदूर को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है या मजदूर को सुविधाएं दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जिसमें सख्त शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक परोक्ष कर है। परोक्ष कर क्या होता है? परोक्ष कर मतलब जो कारखाने आदि में उत्पादित वस्तुएं होती हैं उन पे लगाया जाता है, तो इस प्रकार के कर को हम लोग परोक्ष कर कहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक परोक्ष कर है। जैसे ऑप्शन ए कहता है निगम कर, ऑप्शन बी कहता है संपत्ति कर, ऑप्शन सी कहता है उत्पाद शुल्क और ऑप्शन डी कहता है पूंजी पर लाभ कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद शुल्क, है ना। कारखाने आदि में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है, जो उत्पाद होता है, उन सभी पे जो कर लगाया जाता है वही आपका उत्पाद शुल्क होता है और इसी को हम लोग परोक्ष कर भी कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए देखिए, क्लास को शेयर करते रहिए और अपने सभी साथियों को जल्दी से क्लास में जोड़ लीजिए। बहुत ही शानदार क्लास हो रही है और एकदम डिटेल वाइज एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 11वां प्रश्न आपके सामने, स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने की मदद के लिए चालू की नहीं होगा यहाँ पे, किसकी मदद के लिए चालू की, है ना। तो स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने किसकी मदद के लिए चालू की है। ऑप्शन ए कहता है केवल महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी कहता है केवल विद्यालय के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी कहता है केवल स्वास्थ्य कामगारों के लिए और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल महिलाओं के लिए। देखिए, स्वयं सिद्धा जो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा एक प्रायोजित और 2001 और 2 में प्रारंभ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और गैर कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है ये, और ये केवल महिलाओं के लिए है। महिलाओं को इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और गैर कानूनी सशक्तिकरण बनाया जाता है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को छोटी बचत हेतु प्रोत्साहित भी किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन किया जाता है। तो ये योजना जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, इतना आपको याद रखना है। 2001 और 2 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि वित्तीय अखबारों में हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक योजना के उद्देश्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल रहती है। ऑप्शन ए कहता है माइनिंग,
ऑप्शन बी कहता है मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्शन सी कहता है कंस्ट्रक्शन या ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आर्थिक योजना के उद्देश्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ये तीनों गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। सीमा शुल्क है, जीएसटी और अन्य कर है, या आंतरिक कर है, या उपहार कर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जीएसटी और अन्य कर। विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए जो राजस्व का मुख्य स्रोत होता है वो आपका जीएसटी कर होता है, और इसके अलावा जो भी कर होते हैं वो सभी होते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 14 आपसे कह रहा कि निम्नोक्त में से प्रत्यक्ष कर कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है आयकर, ऑप्शन बी कहता है बिक्री कर, ऑप्शन सी है संपत्ति कर, ऑप्शन डी है आयकर। 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। तो निम्नोक्त में से प्रत्यक्ष कर कौन सा सही नहीं है, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिक्री कर। बिक्री कर जो है आपका वो प्रत्यक्ष कर जो है ये सही नहीं है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 ये आज का आखिरी प्रश्न है, और इस क्लास के बाद आपको बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा, और सभी प्रश्नों के जवाब आपको आने चाहिए। प्रश्न नंबर 15 जो कहता है वो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। यानी जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है और जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसका आप वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। रोजगार परिस्थितियों के आधार पर करते हैं, या आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर करते हैं, या उद्यमों के स्वामित्व पे करते हैं, या कच्चे माल का उपयोग के आधार पे करते हैं। किस आधार पे आप लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों में अंतर करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में वर्गीकरण करते हैं। तो साथियों ये रही आपकी आज की इकोनॉमिक्स की क्लास, और आज की इस क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, और उनके साथ में जो भी हमने डिटेल्स जानी हैं वो सभी आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आपके कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कई परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा, है ना। अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।